हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है आपका जो सीएमए फाइनल का लॉ सब्जेक्ट है वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेक्शन ए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेक्शन ए और सेक्शन ए के अंदर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। यहां से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम आज। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों, हालांकि मैं इससे पहले एक क्लास आपको बता चुका हूं, उसमें मैंने बताया था ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। आपने हमसे क्लास ली है तो हम कैसे पढ़ाते हैं सब्जेक्ट में, दोबारा से एक बार बता देता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको चैप्टर जो आपको क्लास एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। मैं ये उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं जिन्होंने हमसे क्लास परचेज की हुई है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको क्लास प्रोवाइड की गई है। मतलब क्लास का मतलब है स्टडी मटेरियल को हम लोगों ने सॉल्व किया है पूरा इजी लैंग्वेज एग्जांपल्स के साथ। और जैसे ही हम क्लास पढ़ रहे हैं तो हम सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो पहले तो आपको ये क्लास कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही ये कंप्लीट हुई आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया गया है चैप्टर्स का, फिर आपको वो एमसीक्यू पढ़ लेने। एमसीक्यू मैं भी बता दूं, किसी भी चैप्टर की एमसीक्यू क्लास में जितने एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं उससे ज्यादा एमसीक्यू आपको हमने नोट्स में दिए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ खुद। अगर सब कुछ क्लास में हो जाएगा तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी दिए। एंड उसके अलावा बच्चों सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, वो भी आपको करने हैं। तो कैसे पढ़ना है कोई भी चैप्टर, सबसे पहले क्लास जैसे अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये क्लास आप पढ़ोगे, इसमें आपका स्टडी मटेरियल चलेगा और सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग साथ में पढ़ेंगे। उसके कंप्लीट होने के बाद में आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं। उसके कंप्लीट होने के बाद में आपको सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व पूरे कराकर दिए गए हैं, उनकी भी क्लासेस है, नोट्स है, वो आपको करने हैं। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपको पता है हम लगातार रेगुलर टेस्ट लेते हैं। चैप्टर एंड हुआ उसका टेस्ट, चैप्टर एंड हुआ उसका टेस्ट, और ये लगातार चलता रहता है। तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपकी कॉपी आपको चेक होकर मिलेगी, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी मिस्टेक्स मिलेंगी। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं जूम पर। जूम पे लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें यह समझाया जाता है कि आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए जनरली आपको आंसर लिखना आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर भी कभी कभी मार्क्स आपके कम आते हैं, आप देखिएगा एग्जाम में। उसकी वजह यह है कि आपको आंसर तो पता है क्या है, पर वो लिखना कैसे है ये नहीं पता। ये हम अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में देखते हैं। और ये सब कुछ जब आपने हमसे क्लास परचेज करी, सब कुछ आपको दिया गया है। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल की क्लास दी गई है, सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, एमसीक्यू सॉल्व कराए गए हैं, सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, आपके रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, उनकी कॉपीज चेक होकर मिल रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके साथ में चल रही है। जब ये सब कुछ आप पढ़ते हो तब जाकर बच्चों आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, और बाकी आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम रहती है तो आपको, जब आपने क्लास ली, आपको बोला गया है कि आप ये इस नंबर पर आराम से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, या हमारा ऐप है मोहित बंसल क्लासेस, उस ऐप के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कैसे कंपनी को बनाया जाता है और कैसे कंपनी को कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है एक चीज। सबसे पहली बात आती है कि आखिर कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहली बात आती है कि कंपनी क्या है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी क्या होती है मैं आपको ये समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहता हूं। मैं स्टार्टिंग में आपको कंपनी की डेफिनेशन नहीं पढ़ाना चाहता, मैं डायरेक्टली आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाना चाहता हूं। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि एक बार अगर आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई तो कंपनी की डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट खुद आप कंपनी की डेफिनेशन बना पाओगे। इसलिए जरूरी है कि पहले हम कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लें। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही हम लोगों ने कंप्लीट करी वैसे ही आपको डेफिनेशन भी हो जाएगी। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे कंपनी की डेफिनेशन पे, और तब आप देखोगे कि डेफिनेशन आप खुद बना पा रहे हो, सेम डेफिनेशन जो लॉ में लिखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। और सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की वो है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी का खुद का एक अस्तित्व होता है, कंपनी लॉ के अंदर अपने नाम से रजिस्टर होती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बात बताइए बच्चों, में एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या आप और मैं, क्या हम लोग नेचुरल पर्सन हैं? आप बोल रहे हो इस वक्त कि जी हाँ सर हम नेचुरल पर्सन हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि प्रूव कीजिए कि मैं और आप नेचुरल पर्सन हैं। अब प्लीज ये मत बोलिएगा कि सर हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, इसलिए हम नेचुरल पर्सन हैं। बीकॉम वाली बात नहीं करनी है, सीएमए प्रोफेशनल लेवल की बात करेंगे। मैंने आपसे बोला क्या आप और मैं नेचुरल पर्सन है? आपने बोला जी हाँ सर हम नेचुरल पर्सन है। इसका प्रूफ क्या है? सर इसका प्रूफ है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। सर इसका प्रूफ है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। जब हम पैदा हुए थे तो जिस हॉस्पिटल में हम पैदा हुए वहां हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है। हमारे पास में सर हमारा आधार कार्ड है, हमारे पास में सर हमारा पैन कार्ड है, हमारे पास में सर हमारा लाइसेंस। हम गवर्नमेंट के रजिस्टर्स में रिकॉर्डेड है। बच्चों आपको पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट ये बोलती है कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। आपको लगता है सच में इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है? पता है एक्चुअली में इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से काफी ज्यादा है। फिर वो लोग, उन लोगों को गवर्नमेंट इंडिया की पॉपुलेशन में क्यों कंसीडर नहीं कर रही? क्यों सिर्फ 130 करोड़ लोगों को इंडियंस माना गया है, बाकी और लोगों को क्यों इंडिया की पॉपुलेशन में कंसीडर नहीं किया गया? क्योंकि वो लोग जब पैदा हुए तब उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर नहीं कराया। इंडिया में आज भी ऐसे रूरल इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, जहां पर जब लोग पैदा होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाते। तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा? गवर्नमेंट पॉपुलेशन कैसे काउंट करती है? जनगणना करती है, वो कैलकुलेशन करती है और हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट मंगाए जाते हैं, जनगणना होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको कहीं रजिस्टर नहीं कराया गया, तो फिर वो पॉपुलेशन में काउंट नहीं होता और वो नेचुरल पर्सन नहीं माना जाता। वो अपने नाम से कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है वो अपने नाम से इवन कोई एक सिम तक नहीं खरीद सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल एक मूवी आई थी कागज, पंकज त्रिपाठी उसमें मेन हीरो थे। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में इनको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, जबकि ये जिंदा थे, जज के सामने बोल रहे थे कि साहब जो आपके पास में कागज है उसमें लिखा हुआ है कि मैं मर गया हूं, जबकि मैं आपके सामने बोल रहा हूं। जज भी बोलता है कि आप मर चुके हो, आप भी मान लो, क्योंकि गवर्नमेंट के कागज में, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में जो लिख गया वो सत्य है, वो सच है, आप मर चुके हो। तो बच्चे हम नेचुरल पर्सन है, इस बात का प्रूफ है कि हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमारा, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। उसी तरह अगर किसी कंपनी को, अगर किसी कंपनी को आप लीगल बोलना चाहते हो, अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को, किसी बिल्डिंग को आप कंपनी बोलना चाहते हो, तो जरूरी है कि वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं है तो वो कंपनी नहीं।
कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी जाकर आप कंपनी कहलाओगे। और एक बार जब आप कंपनीज एक्ट में जाकर रजिस्टर हो गए तो फिर खुद लॉ बोलता है, खुद कानून बोलता है कि आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, आप लॉ की आंखों में जिंदा हो, आप अपने नाम से सब काम कर सकते हो, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक बच्चों जो हम लोगों ने देखी वो है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका मतलब है कि कंपनी खुद अपने नाम से कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और एक बार अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो जाती है तो फिर वो पैदा हो जाती है, फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस बन जाती है, वो अपने नाम से सब काम कर सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल। जनरली क्या होता है, बच्चा सिर्फ ये पढ़ के छोड़ देता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब अपने नाम से सब काम कर सकती है, खुद की एग्जिस्टेंस है। इसका ये भी मतलब है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आपने एक बिल्डिंग को कंपनी का नाम दे दिया बट कंपनी एक्ट में रजिस्टर नहीं हो तो आप आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो, आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कहीं पर आप लीगली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आप लीगल कंपनी हो। अब आप अपने नाम से बैंक अकाउंट बना सकते हो, आप अपने नाम से लेटर हेड पब्लिश कर सकते हो, आप अपने नाम से किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो, डायरेक्टली कोई आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इन कंपनीज एक्ट। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, पर जरूरी है कि कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर। सर अब चलते हैं आगे हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। मेरे से एक बार एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से एक बार एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर अगर एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और अपने नाम से सब कुछ कर सकती है तो क्या कंपनी अपने नाम से किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि हम नेचुरल पर्सन कर सकते हैं, जैसे कि मैं और आप कर सकते हैं। जैसे कि जब आप सीएमए बन जाओगे, जो कि जरूर बनोगे मुझे पता है, जब आप सीएमए बन जाओगे और कंपनी में जॉब लेने के लिए जाओगे तो और कंपनी आपको जॉब दे देगी, तो कंपनी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा जिसमें आपके लिखा हुआ होगा कि भैया आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आप वीक में कितने दिन काम करने आओगे, कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, कौन कौन सी गलतियां ऐसी होंगी जिन पे आपको निकाला जा सकता है, कितनी आपको वार्निंग दी, वो सब कुछ लिखा रहता है। हम नेचुरल पर्सन भी तो किसी ना किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने नाम से करते हैं। एक बार हम मेजर बन जाए, 18 साल से ऊपर हो जाए, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी जब अपने नाम से एग्जिस्ट करती है, अपने नाम से सब कुछ कर सकती है, तो क्या कंपनी अपने नाम से डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? यस, कर सकती है। स्टूडेंट बोला ठीक है सर, आपने मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया आज कि कंपनी अपने नाम से किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कैसे? सर जब हम नेचुरल पर्सन किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उस पर अपनी सिग्नेचर करते हैं और तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली ऑथेंटिकेट बन जाता है। मुझे ये बताइए सर कि अगर कोई कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर कोई कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर वो कैसे सिग्नेचर करेगी? भाई कंपनी के पास में एक कॉमन सील होती है। कंपनी जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर उस सील को लगा देती है, मान लिया जाता है कि कंपनी ने अपने सिग्नेचर कर दिए और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर करने का एक तरीका है। आप अगर देख पा रहे हो बच्चे, तो कॉमन सील इस तरह की होती है कंपनी की, जिसको जब आप डॉक्यूमेंट पे प्रेस करते हो ना जोर से, तो वो कोई स्याही नहीं होती कि वो ब्लू ब्लू स्याही दिखे, बल्कि वो एनग्रेव हो जाती है उसके ऊपर छप। जैसे आप कभी पेपर पे ना, कोई आप पेपर लीजिएगा और उस पे कॉइन रखिएगा और उसको जोर से दबाइएगा, तो वो कॉइन के ऊपर जो भी चीज लिखी हुई है ना वो पेपर के ऊपर आ जाएगी। कॉमन सील इसी तरह की होती है। जब आप देखो स्टेपलर फॉर्म में होती है वो, आगे का उसका जो होता है वो गोल होता है जिसपे कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है। जब आप उसे जोर से किसी डॉक्यूमेंट पर प्रेस करते हो तो वो उभर के आ जाती है, एनग्रेव्ड हो जाती है, स्याही नहीं लग जाती है, उस पे एनग्रेव्ड हो जाती है। आप उसे टच करोगे तो फील कर पाओगे।
तो फिर दोबारा से बोलता हूं कि कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर करने का तरीका है। जब भी कोई कंपनी किसी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगा देती है, इसका मतलब उसने सिग्नेचर कर लिया। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन सर अब एक डाउट है मेरा। सर क्या हर कंपनी के पास में कॉमन सील होना कंपलसरी है? सर क्या हर कंपनी के पास में कॉमन सील होना कंपलसरी होता है? तो देखिएगा बच्चों, हर कंपनी के पास में कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं होता। हाँ, जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, उस वक्त कॉमन सील हर कंपनी के पास में होना कंपलसरी था। लेकिन अब हर कंपनी के पास में कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं। तो फिर भैया कैसे कंपनी के पास में? देखिए, अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील है तो अच्छी बात है, ऑप्शनल हो गया है। अब अगर कोई कंपनी अपने पास में कॉमन सील रखती है तो अच्छी बात है, नहीं रखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेनल्टी नहीं लगती। तो स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर सपोज कीजिए एक कंपनी जिसके पास में कॉमन सील है, चलो वो तो किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और कॉमन सील उस डॉक्यूमेंट पे लगा के साइन भी कर देगी। अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है और वो कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो कैसे करेगी? अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है और वो कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो फिर अगर उस कंपनी के दो डायरेक्टर्स अगर उस कंपनी के दो डायरेक्टर लीगल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया। अगर उस कंपनी के दो डायरेक्टर उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देंगे, कंपनी की परमिशन लेकर रिजोल्यूशन पास करवा के, तो मान लिया जाएगा और कंपनी ने साइन कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो हर कंपनी के पास में कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है। अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील है तो अच्छी बात है, अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब उस कंपनी के अगर दो डायरेक्टर सिग्नेचर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया जाएगा कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिए और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। स्टूडेंट बोला सर एग्जाम्पल से समझा दो इन चीजों को मुझे आप। मैंने बोला समझो, देखो एक कंपनी है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड और एक कंपनी है छोटा भीम। ये दोनों कंपनियां आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं और दोनों के पास में कॉमन सील अगर है तो वो इस डॉक्यूमेंट पे, कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्यूमेंट पर अपनी अपनी कॉमन सील लगा देंगी और मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर कॉमन सील है तो। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर इस कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तो फिर कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट? इस कंपनी के अगर दो डायरेक्टर उस डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि कॉमन सील मतलब सिग्नेचर हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। स्टूडेंट बोला सर मुझे यहां तक सब बातें समझ में आई, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में अराइज हो गया मेरे माइंड में। मैंने बोला क्या है बता दो। बोला सर सपोज कीजिए ये जो मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड है इसके अंदर टोटल 12 डायरेक्टर, लेकिन इसके 11 डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया है इस वक्त। कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स तो 12 हैं टोटल, पर 11 डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टर प्रेजेंट है। अब इस कंपनी के पास में किसी और से एक प्रपोजल आया है और ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है एक पार्टी के साथ। कॉमन सील इसके पास है नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? भाई कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, कंपनी के अंदर टोटल 12 डायरेक्टर है, लेकिन उसमें से 11 डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया गए हुए, इंडिया में सिर्फ एक ही डायरेक्टर। अब कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। हमने पढ़ा था कॉमन सील नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी के दो डायरेक्टर अगर साइन कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन कंपनी के इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टर प्रेजेंट है क्योंकि बाकी 11 आउट ऑफ इंडिया गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस केस में अगर इस कंपनी का एक डायरेक्टर एंड एक कंपनी सेक्रेटरी अगर सिग्नेचर कर देगा डॉक्यूमेंट पे तो भी मान लिया जाएगा कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया। तो अब मैं दोबारा से बोलता हूं, देखिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी के पास में कॉमन सील होती है,
जो कि कंपनी के सिग्नेचर करने का एक तरीका है। कंपनी ने जिस डॉक्यूमेंट पे अपनी कॉमन सील लगा दी, उसका मतलब है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पर कॉमन सील कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपलसरी नहीं है। जिस कंपनी के पास में है अच्छी बात है, अगर किसी कंपनी के पास में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है। अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, अगर उस कंपनी के 2 डायरेक्टर डॉक्यूमेंट पे साइन कर देंगे तो मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर 2 डायरेक्टर इंडिया में उस वक्त प्रेजेंट नहीं है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी अगर साइन कर देगा तो भी मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मुझे ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने मुझे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई है, रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आपने मुझे पढ़ाया है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है। रजिस्टर होने के बाद में वो कंपनी की आंखों में, लॉ की आंखों में खुद एक पर्सन बन जाती है जो अपने नाम से काम कर सकती है, उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस रहती है। दूसरा, आपने मुझे कॉमन सील के बारे में बताया। अब चलते हैं सर हम हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। सर हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम है परपेचुअल सक्सेशन। हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है स्टूडेंट? परपेचुअल सक्सेशन। अब एक एक करके समझिएगा बच्चों। ये जो परपेचुअल शब्द है ना, परपेचुअल, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। परपेचुअल भी पढ़ा था और परवेसिव भी पढ़ा था, बीएसटी बिजनेस स्टडीज के अंदर। इस परपेचुअल शब्द का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। एंड सक्सेशन शब्द का मतलब होता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मुझे एक बात बताइए, आप 5 फ्रेंड्स हैं, आप पांचों की पांचों ने सीएमए क्लियर किया और आप पांचों को टाटा कंपनी के अंदर सीएमए की जॉब लग गई। आप पांचों की एकदम से टाटा कंपनी में जॉब लगी। क्या ऐसा हो गया कि टाटा कंपनी में कोई बहुत बड़ा उद्धार हो गया? क्या आपके आ जाने से टाटा कंपनी जो है वो बहुत बड़ी बन गई? फायदा मिला, इसीलिए कंपनी ने आपको अपॉइंट किया, क्योंकि आप सीएमए हैं, क्वालिफाइड आदमी हैं और आप उस कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, मानता हूं। पर ऐसा तो नहीं है ना आ जाने की वजह से एकदम से कोई ब्लास्ट हो गया, ऐसा तो नहीं। आपने काम किया थोड़े बहुत टाइम टाटा कंपनी में, फिर आप पांचों की पांचों एकदम से छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाने लगे। क्या आपके जाने की वजह से टाटा कंपनी बंद हो जाएगी कि यार वो पांचों चले गए अब कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं होता है। कंपनी में बहुत सारे लोग मेंबर की पोजीशन पे, डायरेक्टर की पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे अपॉइंट होते हैं और बहुत सारे लोग छोड़कर जाते हैं। किसी के अपॉइंट होने की वजह से या किसी के छोड़ के चले जाने की वजह से कंपनी बंद नहीं हो जाती। कंपनी लगातार चलती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिसके लिए वो बनी है। तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स में गो, मेंबर्स जा सकते हैं, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, बट कंपनी लगातार चलती रहती है। समझिए इस चीज को। आज मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे लोग हैं। एक बंदा है जो नोट्स को देखता है, एक बंदा है जो डिलीवरी करा के आता है, कुरियर करके आता है, एक बंदा है जो सफाई करता है, एक बंदा है जो ऐप को संभालता है, एक बंदा है जो टेक्निकल चीजों को संभालता है। अगर वो चले जाए और उनकी जगह नए बंदे आए तो मेरा इंस्टीट्यूट थोड़ी ना बंद हो जाएगा। मैं तो लगातार, हमारा इंस्टीट्यूट चलता रहेगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे एक रिलायंस कंपनी है, सलमान खान उसके पहले मेंबर थे, अब सलमान खान ने वो छोड़ दिए। सलमान खान पहले हमारी रिलायंस कंपनी के मेंबर थे, अब सलमान खान ने वो रिलायंस कंपनी छोड़ दी। तो मुझे ये बताइए क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी? जी नहीं, रिलायंस कंपनी बिल्कुल बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। अच्छा, सलमान खान छोड़ गए, अजय देवगन आ गए कंपनी के अंदर मेंबर बन के या डायरेक्टर बन के, थोड़े दिन बाद वो छोड़ गए, क्या रिलायंस बंद नहीं होगी यार? अरे चाहे से कितने भी लोग कंपनी के अंदर आए, चाहे से कितने भी लोग कंपनी को छोड़कर चले जाएं, कंपनी लगातार चलती रहती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कंपनी किसी के आने या जाने से बंद नहीं होती।
मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स जा सकते हैं, कंपनी लगातार चलती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, परपेचुअल लगातार सक्सेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो बच्चे हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। एक तो पढ़ा आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना जरूरी है, तभी वो लीगल कंपनी बनती है, लॉ की आंखों में उसकी एक एग्जिस्टेंस होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से सब कुछ कर सकती है। दूसरा हमने पढ़ा कॉमन सील, हर कंपनी के पास में होना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कॉमन सील है तो आप सिग्नेचर मतलब किसी डॉक्यूमेंट पर उसे अटैच कर दोगे, मान लेंगे आपने सिग्नेचर कर दिया। कॉमन सील नहीं है, उस कंपनी के 2 डायरेक्टर अगर सिग्नेचर कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि सिग्नेचर हो गया। अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी सिग्नेचर कर देगा तो मान लिया जाएगा कंपनी का सिग्नेचर। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई और सर मुझे मजा भी आ गया, सर आगे चलिए आगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है प्यारे बच्चों, कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। मुझे एक बात बताइए, आज सपोज कीजिए मैं अपना ले लेता हूं मोहित बंसल। मुझे ये बताइए कि अगर आज मोहित बंसल को रिलायंस से कोई दिक्कत है तो मैं अंबानी साहब पर केस करूंगा या डायरेक्टली मैं रिलायंस पे केस कर सकता? आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली रिलायंस पे केस कर सकते हो क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद अपनी एक एग्जिस्टेंस रखती है, कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो डायरेक्टली अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती है या कोई और उसके ऊपर केस कर सकता है। ऐसा नहीं है रिलायंस से दिक्कत है तो अंबानी जी पे केस करना पड़ेगा, अगर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी से दिक्कत है तो शाहरुख खान पर केस करना पड़ेगा, बीइंग ह्यूमन से दिक्कत है तो सलमान खान पे केस करना पड़ेगा। जी नहीं, कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है, कंपनी अपने नाम से आपके ऊपर केस कर सकते हैं। रिलायंस को मुझसे प्रॉब्लम है, रिलायंस डायरेक्टली मेरे पे केस कर देगी, अंबानी साहब को बीच में आने की जरूरत नहीं। तो कंपनी अपने नाम से फाइल स्यू कर सकती है या उसके नाम के ऊपर भी फाइल स्यू की जा सकती है, केस लगाया जा सकता है। ये हम लोगों ने यहां तक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनलिटी। मेरे से एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, बोला सर आप बोल रहे हो कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और जो काम एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सब काम आर्टिफिशियल पर्सन कर सकती है, बस चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बाकी सब काम कर सकती है आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी सब काम कर सकती है। सर नेचुरल पर्सन जैसे मैं या आप है, हम तो इंडियन है, हमारे पास में नागरिकता है, नेशनलिटी है कि हम भारतीय है। क्या कंपनी के पास में भी नेशनलिटी होती है? जी बिल्कुल होती है। हमारे पास में नेशनलिटी कैसे है? हम क्यों इंडियन है, हम क्यों भारतीय हैं? क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए। उसी तरह से कंपनी का जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, सपोज कीजिए ओयो कंपनी है, ओयो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो इंडिया में है, हालांकि उसके ब्रांच ऑफिस और भी जगह है, यूएसए में उसका ब्रांच ऑफिस है, चाइना में उसका ब्रांच ऑफिस है, जापान के अंदर उसका ब्रांच ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस उसका इंडिया में है। तो उसे कौन से देश की नेशनलिटी दी जाएगी? उसे इंडिया की नेशनलिटी दी जाएगी। कहां की नेशनलिटी दी जाएगी? उसे इंडिया की नेशनलिटी दी जाएगी, उसे इंडियन कंपनी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, कंपनी के पास में भी नेशनलिटी होती है, कंपनी उस देश की नेशनलिटी बियर करके चलती है जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस देश की नेशनलिटी उसको दी जाती है, चाहे से ब्रांच ऑफिस उसके बहुत सारी जगह। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी आर्टिफिशियल पर्सन, एक पढ़ा कॉमन सील, एक पढ़ लिया हमने परपेचुअल सक्सेसर, एक पढ़ लिया हमने कंपनी के पास कैपेसिटी है अपने नाम से केस करने की या कोई डायरेक्टली कंपनी के नाम पे केस कर सकता है। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया नेशनलिटी। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर हम लोग चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए बच्चे, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन वो लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है या अनलिमिटेड भी हो सकती है। आप समझिएगा, पहले ये चीज समझ लीजिए कि कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है कि इतनी ही वो लिमिटेड, इतनी लिमिट तक वो लाइबल है, या उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती
लिमिटेड कैसे, मैं सब कुछ समझाऊंगा, जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं सब समझो। लिमिटेड कैसे, या तो बाय शेयर्स, वो क्या होता है वो समझाऊंगा, या बाय गारंटी, और अनलिमिटेड अनलिमिटेड। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज कीजिए आप किसी कंपनी के मेंबर बन गए, आपने उसके शेयर्स परचेज कर लिए और फिर मेंबर्स बन गए वोटिंग राइट्स, डिविडेंड का भी फायदा उठा रहे हैं। अगर वो कल को कंपनी वाइंड अप होने पर आ जाती है, कल को वो कंपनी बंद होने पर आ जाती है, तो जब कंपनी बंद होगी तो वो अपने लाइबिलिटी होल्डर को पेमेंट करेगी। भाई कंपनी बंद हो रही है तो उसके डिवेंचर होल्डर होंगे, उसके क्रेडिटर होंगे, कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, उसे पैसा चुकाना होगा। तो आप जो मेंबर है, आपकी भी लाइबिलिटी रहती है कंपनी की हेल्प करने के लिए जब कंपनी वाइंड अप होने पर आ गई। क्वेश्चन आता है सर कितनी होती है कंपनी की? तो लाइबिलिटी 50 करोड़ हो सकती है, 100 करोड़ हो सकती है। हम कितना लाइबल होंगे कंपनी को पे करने के लिए, कंपनी की हेल्प करने के लिए? अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जब आप कंपनी के मेंबर बनते हो आप, तो आप चूज कर सकते हो क्या, देखो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, मुझे कौन सी कंपनी का मेंबर बनना है, मैं सोच लेता हूं पहले। तो आप जिस भी कंपनी के मेंबर बन रहे हो, आप जिस भी कंपनी के मेंबर बन रहे हो, लिमिटेड बाय शेयर्स के या गारंटी के या अनलिमिटेड कंपनी के, जिस भी कंपनी के आप मेंबर बन रहे हो बच्चे, आपके पास में ऑप्शन है ना, बहुत सारी कंपनीज है। अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स के बनना चाहते हो बन जाओ। उस केस में आपकी लाइबिलिटी लिमिट अनपेड अमाउंट पे रहेगी, वो मैं पूरा अभी डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो, हम जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं उसमें हम कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि कब अराइज होती है, जब कंपनी वाइंड अप होने पर आ जाती है। क्यों अराइज होती है? क्योंकि जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उसे बहुत सारा पेमेंट देना होता है क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, तो उसमें हेल्प करते हैं मेंबर्स। और उनकी लाइबिलिटी अगर लिमिटेड है तो या तो बाय शेयर्स या बाय गारंटी होती है, अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड है। अब इसका मीनिंग क्या है आप समझिए। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, कि अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 20 रुपए का, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि करीना कपूर ने टाटा कंपनी का 20 रुपए का एक शेयर खरीदा और उस पर 10 रुपए का पेमेंट कर दिया। 10 रुपए अभी भी अनपेड है, बचे हुए। तो और ये कंपनी टाटा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो करीना कपूर की लाइबिलिटी इस कंपनी के लिए कितनी बनती है? इसने जो शेयर्स होल्ड करे हैं उन पर जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट कितना है? 10 रुपया, सिर्फ इतने की लाइबिलिटी बनती है। कल को टाटा कंपनी वाइंड अप होने पर आ गई और उसे 100 करोड़ रुपए अपने क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने, करीना कपूर बोलेगी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस कंपनी की मेंबर हूं, मेरे पास में 20 रुपए का एक शेयर है जिसका 10 रुपया मैं पे कर चुकी हूं, 10 रुपए अनपेड है, इतने के लिए मेरी लाइबिलिटी बनती है, मैं टाटा कंपनी को दे दूं। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? मेंबर्स की लाइबिलिटी जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स पर, उसके लिए होती है। देखो मैंने एग्जांपल से समझाया है। अंबानी, ये रिलायंस कंपनी सपोज कीजिए लिमिटेड बाय शेयर्स है और इसका एक शेयर 100 रुपए का है। धोनी साहब ने 10 शेयर परचेज कर ली, तो 100 रुपए का एक शेयर है, टोटल 10 शेयर परचेज करे, मतलब 1000 रुपए के शेयर परचेज करे। क्लियर है? और सपोज कीजिए कि 500 500 रुपए पेमेंट कर दिया, मतलब एक शेयर का 5 रुपए पेमेंट कर चुके, तो 500 रुपए पेमेंट कर दिए, 500 रुपए अभी अनपेड है। तो इनकी लाइबिलिटी कितने के लिए बनेगी? जो अनपेड अमाउंट है उतने के लिए। अगर कुछ भी पे नहीं किया तो पूरे 1000 रुपए के लिए बनेगी। अगर 700 रुपए पे कर दिए तो जो अनपेड है 300 रुपए, उसकी जितना अनपेड अमाउंट है उसके लिए बनेगी। ये है लिमिटेड बाय शेयर्स। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, मेरे को आराम से समझ में आ गया। सर दूसरा बताओ। दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बन रहा होता है एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ कंपनी, जब कंपनी के आप मेंबर बन रहे हो, तो आपको उस कंपनी को, उस पर्सन को, उस कंपनी को राइटिंग में एक गारंटी देनी होती है। वो ये बोलता है कंपनी से कि मैं आपका मेंबर हूं, अगर कल को आपकी कंपनी वाइंड अप होने पर आ गई, अगर कल को फ्यूचर में आपकी कंपनी वाइंड अप होने पर आ गई, तो मैं अपनी पर्सनल गारंटी देता हूं,
तो मैं अपनी पर्सनल गारंटी देता हूं कि मैं अपनी आपको पर्सनल गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपकी कंपनी के लिए इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दूं। तो मेंबर बनते वक्त उसने जितने अमाउंट की गारंटी दी उतने के लिए लाइबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर विराट कोहली को टाटा कंपनी का मेंबर बनना था और विराट कोहली को पता था टाटा कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है। तो विराट कोहली बोला मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं। टाटा कंपनी बोली हमारी कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, आपको मेंबर बनते वक्त राइटिंग में एक गारंटी देनी पड़ेगी। बोला उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि जब हमारी कंपनी बंद होने पर आ जाएगी तो उस वक्त आपको उतना अमाउंट हमें देना होगा ताकि हम अपने डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स को पेमेंट दे पाए। तो विराट कोहली ने 50,000 रुपए की गारंटी दे दी। बोला अगर कल को कंपनी बंद होती है मैं 50,000 की गारंटी देता हूं, मैं 50,000 रुपए पे कर दूं। अब सपोज कीजिए कि टाटा कंपनी बंद होने पर आ गई है और 50 करोड़ की उसकी लाइबिलिटी बनती है। तो चाहे से टाटा कंपनी की 50 करोड़ की लाइबिलिटी बनती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेंबर ने, विराट कोहली जब मेंबर बन रहा था उस वक्त उसने जितने रुपए की गारंटी दी थी उतने के लिए वो लायबल है। वो 50,000 रुपए के लिए लायबल है, ना कि 50 करोड़ के। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहां तक की बात आपकी समझ गया, पहले एक बार रिवाइज कर दो फिर आगे चलो, अभी ये वाला कैरेक्टरिस्टिक बचा है। बोला सर अभी तक आपने मुझे एक कैरेक्टरिस्टिक बताया आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब होता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी लॉ की आंखों में अपने नाम से जिंदा है, कंपनी सब काम कर सकती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। दूसरा आपने कॉमन सील बताया कि अगर कॉमन सील ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे, 2 डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो 1 डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद में नेक्स्ट आपने बताया परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के अंदर लोग आएंगे, कंपनी से लोग जाएंगे, कंपनी लगातार अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए काम करती रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपने बताया कि कंपनी के पास इतनी पावर है कि वो अपने नाम से किसी और के ऊपर केस कर सकती है, कोई और डायरेक्टली कंपनी के नाम के ऊपर केस कर सकता है। उसके बाद में आपने बताया कि कंपनी की चाहे से बहुत सारी देशों में ब्रांचेस हो, लेकिन उसे नेशनलिटी उसी कंपनी की, उसी कंट्री की, देश की दी जाती है जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अमेजॉन कंपनी पूरी दुनिया के अंदर अपना ऑफिस खोलकर बैठी है, लेकिन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस अमेरिका में है, इसलिए हम उसे अमेरिकन कंपनी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों ने बोला, आपने कैरेक्टरिस्टिक बताई मेंबर्स की लाइबिलिटी, कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है या अनलिमिटेड भी हो सकती है। अराइज कब होती है? जब कंपनी वाइंड अप होने पर आ जाए। अगर लिमिटेड है तो या तो बाय शेयर्स होगी या बाय गारंटी होगी। बाय शेयर्स में कितनी लाइबिलिटी बनती है? पर्सन ने, मेंबर ने, शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स होल्ड करे उन पर जो अभी अनपेड अमाउंट है जो उसने पे नहीं किया। और लिमिटेड बाय गारंटी में कितनी बनती है? जब वो मेंबर बन रहा था तो उसने राइटिंग में जितनी गारंटी दी थी उतने के लिए लाइबिलिटी बनती है। लास्ट आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है सर कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप एक बार ये समझा दीजिए। देखो बच्चे, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं। अगर कंपनी कल को वाइंड अप होने पर आ गई तो कंपनी की जितनी लाइबिलिटी है मेंबर की भी उतनी ही लाइबिलिटी। सपोज कीजिए कि आदित्य बिरला ग्रुप एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, कपिल शर्मा इसके मेंबर बन गए। आज आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो वाइंड अप होने पर आ गई और उसकी टोटल लाइबिलिटी 50 करोड़ है, तो कपिल शर्मा जी की लाइबिलिटी 50 करोड़। इसकी कोई लिमिट नहीं है। पता है एक्ट में, लॉ में क्या लिखा है अनलिमिटेड वाले केस में? ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो कंपनी होती है ना, उसके मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी की। उनके घर के बर्तन तक बेचे जा सकते हैं। ये लिखा है लॉ में कि उनके घर के बर्तन भी बेचे जा सकते हैं कंपनी की लाइबिलिटी पूरा करने के लिए। कपिल शर्मा जी के घर को बेच सकती है ये आदित्य बिरला ग्रुप, उनकी दुकान को बेच सकती है, उसके मोबाइल फोन, कपड़े, घड़ी को, कार को बेच सकती है। अपनी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, जब तक पूरा पैसा पे नहीं हो जाएगा तब तक लिमिट नहीं। ऐसा हुआ था 2012 के अंदर, किंगफिशर कंपनी की एक ब्रांच अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली थी और गुड़गांव, दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस था। लोग गुड़गांव से आते थे क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन करते हैं बहुत सारे लोग। उनको बीच रास्ते में रोक लिया गया, उनकी गाड़ियां ले ली गई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी,
तो जब कोई कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है तो उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। जब तक कंपनी की पूरी लाइबिलिटी एंड नहीं हो जाती तब तक मेंबर्स की लाइबिलिटी चलती रहती है। उनके घर के बर्तन बेच सकते हो, घर बेच सकते हो, दुकान बेच सकते हो, उनकी पर्सनल असेट्स बेच सकते हो। यहां तक मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आया। ये एक एक चीज यहां पर लिखी हुई है आपके नोट्स। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी जो कि पूरी नहीं हुई है। मैंने आपको बोला है बच्चे, जैसे ही हम कोई टॉपिक पूरा करेंगे उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में अभी तक हमने यहां पर पढ़ा। इसके बाद में हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर के अंदर देखिए ये जो क्वेश्चंस आए वो हाथ की हाथ सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए वो हम ऑन द स्पॉट सॉल्व करते हुए चलेंगे बच्चों। क्लियर है ये चीज? और दूसरी चीज स्टूडेंट्स मैं बता दूं फिर दोबारा से कि क्लास पढ़ने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको क्लास पढ़नी है। ठीक है? सबसे पहले आपको क्लास पढ़नी है, उसके बाद में उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीएमए वाले कर लेंगे, देन उसके बाद में एमसीक्यू, एंड देन उसके बाद में सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो बच्चे बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार यहां तक आप लोग रिवाइज करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स। थैंक यू। टेक केयर।